हेलो बच्चों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता प्रथम वर्ष यूनिट फर्स्ट का निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए एक भाषा में किन गुणों का समावेश होना आवश्यक है, अथवा मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा वह है जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो और जिसमें राष्ट्र के निवासी परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हो। 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण। व्यापकता। उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते समझते हों, अर्थात वह देश के अधिकांश भूभाग में व्याप्त हो। हिंदी भाषा भारत के लगभग 59% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। इस प्रकार हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए सर्वथा उपयुक्त है। दूसरा पॉइंट है विकास योग्यता। भविष्य के लिए अधिक विकास की सामर्थ्य हो। हिंदी के विद्वानों, कवियों, लेखकों का दृष्टिकोण सदैव उदार रहा है। यही कारण है कि इस भाषा की विकास योग्यता असीम है। इस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति पर्याप्त है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सरलता। व्यापकता का सरलता से गहरा संबंध है। हिंदी एक व्यापक भाषा है, इसलिए इसमें सरलता का गुण भी है। हिंदी बोलने, सुनने, लिखने में सरलतम भाषा है। पॉइंट नंबर 4 संस्कार। उस भाषा में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य व्यवहार चलाया जा सके। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं आर्थिक विषयों को व्यक्त करने में हिंदी की तुलना में संभवतः कोई अन्य भाषा नहीं ठहरती। पॉइंट 5 है प्रचलन। वह भाषा देश में बहुत काल से प्रचलित हो, जिससे देश से चली न जावे, उसमें आवश्यक संस्कार हो चुके हों। हिंदी भाषा की 8वीं शताब्दी में ग्रंथ रचना आरंभ हो गई थी, अतः प्रांतीय व्यवहार के लिए हिंदी की स्वाभाविक माध्यम रही है। 1200-1300 वर्षों से व्यवहार में आते रहने से हिंदी का उचित संस्कार परिष्कार निरंतर होता रहा है। हिंदी भारत में पर्याप्त काल से और सबसे अधिक क्षेत्र में प्रचलित है। पॉइंट नंबर 6 भावाभिव्यक्ति क्षमता। वह क्षमता सभी प्रकार की भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो। उसका शब्द भंडार दरिद्र न हो, उसमें नवीन शब्द रचना की क्षमता हो। हिंदी भाषा में ये सभी क्षमताएं हैं जो वर्तमान में किसी से छिपी हुई नहीं है। पॉइंट नंबर 7 सांस्कृतिक संबंध। वह देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा की परिचायक हो। हिंदी भाषा इसी देश के संस्कारों में उत्पन्न हुई, पली और पल्लवित पुष्पित हुई है। इसमें भारत की आत्मा बोलती है। हिंदी साहित्य में भारत का ही भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, यहीं का सुख दुख, यहीं की उपलब्धियां, त्रुटियां, समस्याएं एवं समाधान है। इस प्रकार हिंदी देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पुराण, लोककथा, लोकगीत तथा परंपरा की परिचायक है। पॉइंट नंबर 8 विकसित लिपि। उस भाषा की अपनी विकसित लिपि हो जिससे किसी भी विषय के लिखने में असुविधा न हो। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। इसमें निम्नलिखित गुण है। पहला गुण, भारत में देवनागरी लिपि को जानने वालों की संख्या सर्वाधिक 50% से ऊपर है। दूसरा गुण, देवनागरी लिपि का और अन्य अधिकांश भारतीय लिपियों का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि रहा है, इसलिए सभी भारतीय लिपियों में आधारभूत समानता है, अतः सरलता से सीखना संभव है। तीसरा गुण है, इसमें देवनागरी जटिल नहीं है, तुलनात्मक रूप से सरल है। जो चौथा गुण है वो है हिंदी के अलावा मराठी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का साहित्य भी देवनागरी में है। पांचवा जो गुण है वो है भारत के बाहर विदेशी अध्येता भी देवनागरी से काफ़ी परिचित है। जो छठा गुण है वो है
वर्णमाला के वर्गीकरण, ध्वनि लेखन में निश्चितता तथा देवनागरी के ऊपर बताई गई विशेषताओं को देखते हुए यह एक वैज्ञानिक लिपि है। अब देखते हैं हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की महत्ता निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट, भाषा विषयक महत्ता। हिंदी और भारत की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में बड़ा साम्य है, क्योंकि दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं को छोड़कर सभी भाषाएं वैदिक संस्कृत भाषा की वंशज है। कुछ भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही है, अतः उन भाषाभाषियों के लिए हिंदी समझना अपेक्षाकृत सरल होता है। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक महत्ता। अपने अन्य गुण के कारण ही नहीं, अपितु प्रशासनिक महत्ता के कारण भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिला है। आज हिंदी राजकीय प्रशासन के सभी कार्यों का माध्यम बनती जा रही है। सरकारी प्रशासन कार्यालयों, न्यायालयों तथा पसंद विद्यालयों में भी अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास ने हिंदी की प्रशासनिक महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए नहीं मानता कि इसे अधिक लोग बोलते और समझते हैं, इसलिए नहीं कि वह ये प्रगतिशील और वैज्ञानिक है। मैं इसे राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ कि इसमें हमारी दासता की प्रतीक अंग्रेजी को निकालने की शक्ति है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक महत्ता। राष्ट्रभाषा प्राय वही भाषा होती है जो राजनीतिक क्षेत्र की भाषा हो। हिंदी भाषा के बिना भारत की राजनीति, सामाजिक एकता स्थिर नहीं रह सकती। अपने देश की भाषाओं की विविधता, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता के संकुचित अवधारणा को दूर करने के लिए एक सामान्य भाषा की अपेक्षा थी। इस कार्य को हिंदी ने पूरा किया है। इंदिरा गांधी ने कहा था, हिंदी ही हमारे संपर्क की भाषा बने। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिली होगी। इसका अगला चौथा पॉइंट जो हम आप देखते हैं, साहित्यिक महत्व का है। ठीक है, तो साहित्यिक महत्व में है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन साहित्य के ज्ञान के लिए आवश्यक है। किसी भी भाषा का उत्तम साहित्य उस देश की भाषा, संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। हिंदी साहित्य से उस काल विशेष की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी अपना विशेष महत्व है। पॉइंट नंबर 5 जो है इसमें व्यावसायिक महत्ता है, वो है देश के हिंदी अहिंदी प्रांतों के व्यापारिक कार्य संपन्न करने का माध्यम हिंदी भाषा द्वारा संभव है। हिंदी भाषा में व्यवसायों का दिन प्रतिदिन प्रसार हो रहा है, जैसे पत्रकारिता, अनुवाद करना, टाइप करना आदि। चलचित्र निर्माण कार्य सर्वप्रथम हिंदी में ही आरंभ हुआ। अब देखते हैं हम मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। इसके जो स्रोत है वो है माता की भाषा या बचपन में माता का अनुकरण करके सीखी गई भाषा है, जबकि संपूर्ण राष्ट्र में सभी प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किए जाए राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो माता की भाषा तो मातृभाषा और जो जिसके संपूर्ण कार्य जिस भाषा में हो वो राष्ट्रभाषा। प्रयोग, क्षेत्रीय भाषा अथवा विभाषा बोली ही मातृभाषा है, जिसे एक क्षेत्र विशेष के लोग बोलते हैं। एक विशेष क्षेत्र के लोग बोलते हैं वो क्या है, और जो अपने परिवार से सीखी जाती है वो क्या है, मातृभाषा। और राष्ट्रभाषा को संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरे देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होती है राष्ट्रभाषा। समीपता, मातृभाषा क्षेत्र विशेष में बोली जाने के कारण विशेष क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। ठीक है, जो मातृभाषा होती है तो एक क्षेत्र को ही लेती है, लेकिन राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। जो क्षेत्र है तो मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि विस्तृत है, बड़ा है। मातृभाषा अपने परिवार, अपने क्षेत्र तक सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे देश में होती है और अन्य देशों तक भी बोली जाती है। संख्या, बोलियाँ विभिन्नता लिए हुए होती है ना। जो मातृभाषा या बोलियाँ होती है वो विभिन्नता लिए होती है, हर जगह की अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बोली होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा सिर्फ एक ही होती है ना। जब पूरे राष्ट्र की भाषा होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने और आएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की ये कड़ी इसी तरह जुड़ती रहेगी और हम आगे आपकी सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।